हाय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहन झा। और आज से ये बेसिक इंग्लिश का क्रमवार यानी सिस्टमेटिक ढंग से लगातार क्लास शुरू हो चुका है यूट्यूब पर। और इसमें डे वाइज जो है सो हर दिन आपको कोशिश रहेगा कि मैं लगभग आधे घंटे 1 घंटे का टॉपिक जो है कम से कम समय में एडिट करके मैं आप तक पहुंचाऊं। और इसमें पहले मैं ग्रामर, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर और लास्टली वोकैबलरी, हर चीज़ एक एक करके मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और लास्ट क्लास में यानी कल के क्लास में मैंने इसके सिलेबस को जो है सो नोट करवा दिया था। आप सिलेबस वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप सिलेबस नोट कर ले कॉपी में, और आप ज़रूर एक रजिस्टर या नोटबुक सामने रखें। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करते चलें, उसको आप लिखते चलें। और थोड़ा बहुत बोर्ड पे रिफ्लेक्शन का जो है सो काफ़ी स्टूडेंट का है कि सर बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो अभी कोचिंग संस्थान बंद है। समस्तीपुर में मेरा जो क्लासेज है वो भी क्लोज्ड है वहाँ पे, और मैं अभी अपने गांव में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बोर्ड जो है सो अरेंज किया है, और काफ़ी हद तक मैंने कोशिश किया है कि रिफ्लेक्शन ना बने, फिर भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ जाता है। दिन के समय में बहुत सारी जगह से कहीं ना कहीं से सूरज की रोशनी अंदर आती है, बोर्ड पे टकराती है, उससे वो रिफ्लेक्ट होकर एक पैच बना लेती है। तो थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज़ करें, मैनेज करें। कंटेंट आपको बहुत ही ढंग का मिलने वाला है। मेरा जो सालों का अनुभव है वो आपको बहुत कम समय में आपको देने वाला हूँ। और दूसरी बात एक और है कि कई स्टूडेंट का है कि सर कॉम्पिटिटिव क्लास शुरू करिए, तो कॉम्पिटिटिव क्लास हाई लेवल होता है, इसमें स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि मैं आपसे डायरेक्ट जुड़ा रहा हूँ, जिससे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, मैं जान सकूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो एक लेवल वाली इंग्लिश है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, वो बेहतर होती है अगर आप लाइव क्लास में देखते हैं उसको। तो लाइव क्लास तक पहुँचने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं 1000 के। आप लोग कोशिश करिए कि जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, जिससे मैं लाइव क्लास आप लोगों के लिए शुरू कर सकूं। आप इसको ट्रिक ना समझे, ये आपके लिए है कि अगर मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिलता है तो मैं लाइव आके आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का क्लास भी दे सकता हूँ। तो आज से मैं डे वाइज हर दिन एक दिन एक वीडियो, यानी कि पर डे 1 वीडियो बेसिक इंग्लिश का मैं डालने वाला हूँ। लगभग 50 से 55 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा बेसिक इंग्लिश का जितना भी है सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखना है और नोटबुक ज़रूर रखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें और नोटबुक सामने रखें। जो भी चीज़ अच्छा लगे उसको आप लिखते जाएँ, कॉपी में नोट करते जाएँ, बाद में रिवाइज ज़रूर करें। तो चलिए शुरू किया जाए। तो बेसिक इंग्लिश ये है, बेसिक इंग्लिश डे फर्स्ट, ये पहला दिन है। कल के क्लास में मैंने सिलेबस बताया था, आज फर्स्ट डे से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी भाषा की लेटर, LETTER, लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। एक और इसका मीनिंग आता है पत्र या चिट्ठी, वो भी इसका मीनिंग है। एक है LATER, लैटर यानी बाद में, एडवर्ब है वो। एक और है LATTER, वो लेटर है एडजेक्टिव बाद वाला। तो लेटर 2 है, LATER एडवर्ब, LATTER एडजेक्टिव, और ये है लेटर, इसका मतलब यहाँ पे है अक्षर। तो किसी भी भाषा की, चाहे आप कोई भी भाषा सीखते हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या कोई अन्य भाषा हो, सबसे छोटी इकाई जो होगी, सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसकी, वो होगी अक्षर। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाती है। तो कितने लेटर्स हैं ये बेसिक है, ये सबको पता है, लेकिन ये ना लगे कि मैं कुछ मिस कर दिया, मैंने कुछ छोड़ दिया। आपको लगना चाहिए कि एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, एकदम बच्चों वाली इंग्लिश से पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके ये अपने रफ्तार में जब आएगी तो थोड़ा थोड़ा करके ये डिफ़िकल्ट भी लगेगी, लेकिन शुरुआत है तो थोड़ा सा ईजी लेके चलते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। और इसके 2 फॉर्म है, कैपिटल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म। और कैपिटल को ही ब्लॉक भी कहा जाता है। ये ब्लॉक फॉर्म भी कैपिटल को ही कहा जाता है। कई बार आप जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है यूज़ ओनली ब्लॉक लेटर्स या ब्लॉक फॉर्म, तो भी कैपिटल ही है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 लेटर्स हैं, जिसका ये कैपिटल फॉर्म है और ये नीचे इसका स्मॉल फॉर्म है। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये सबको पता होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अच्छे से देख लीजिए, बोर्ड पे समझ में आ जाना चाहिए, रिफ्रेशिंग हो जाएगा आपका, जो है सो पूरा रिवाइज हो जाएगा, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। अब है कि यहाँ पे लेटर्स को अगर बांटा जाता है, लेटर्स को अगर डिवाइड किया जाता है तो कितने भाग में? तो लेटर्स को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। पहला है वॉवेल्स, वॉवेल्स यानी A E I O U, A
ई आई ओ यू, कितने हुए ये 5, तो 5 वॉवेल्स हैं और जो बच जाते हैं 21, 21 जो रिमेनिंग है वो सब के सब कॉन्सोनेंट हैं। तो वॉवेल्स कितने हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं 21। फिर 3 कैटेगरीज कैसे हुआ, 2 ही तो कैटेगरी में सबके सब एंड हो गए, 21 और 5 यानी 26 तो खत्म नहीं। फिर भी एक यहाँ पे है सेमी वॉवेल्स, इसमें ये स्टार लगाया गया है, मतलब कुछ कंडीशन है कि सेमी वॉवेल्स में 2 हैं W और Y। अब है कि WY को सेमी वॉवेल्स क्यों कहा जाता है, सेमी वॉवेल्स से मतलब क्या है, तो सेमी का मतलब हाफ। अब सोचिए अगर कोई ग्लास है आधा भरा हुआ है पानी से तो आधा क्या होगा, खाली होगा। अगर कोई आधा वॉवेल है तो आधा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, मतलब ये वॉवेल भी है और ये कॉन्सोनेंट भी है। तो अब समझते हैं कि आखिर ये WY को सेमी वॉवेल्स कैसे कह सकते हैं, ये वॉवेल का और कॉन्सोनेंट का दोनों का काम कैसे कर सकता है। तो बहुत ही कम समय में मैंने पूरा का पूरा समझा दिया, लिखने में जितना समय लगा था वो आपका मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो इस तरह से आप समय बचा सकते हैं ऑनलाइन क्लास पे, यानी कि आप YouTube से पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। 1 घंटे का काम आप आसानी से आधा घंटे 20 मिनट में कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि WY को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेमी वॉवेल्स, आखिर सेमी वॉवेल्स WY को क्यों कहा जाता है। तो W और Y को सेमी वॉवेल्स कहने के पीछे कारण, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे शब्द है वर्क, वर्क में W का उच्चारण, W का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह से किया गया है, व। तो व आप हिंदी अगर पढ़े हैं तो हिंदी में व व्यंजन है, व व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे W क्या माना जाएगा, कॉन्सोनेंट। लेकिन काऊ में W का उच्चारण ऊ से हुआ है, काऊ काऊ ऊ से, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये वॉवेल। तो एक जगह जहाँ W कॉन्सोनेंट की तरह वर्क कर रहा, वहीं दूसरी जगह वॉवेल की तरह काम कर रहा है। यार्क में Y का उच्चारण य से हो रहा यानी कॉन्सोनेंट की तरह, फ्राई में Y का उच्चारण ई से हो रहा यानी वॉवेल की तरह। तो कहीं Y कॉन्सोनेंट की तरह है, कहीं Y वॉवेल की तरह है, इसीलिए इसको भी कहा गया सेमी वॉवेल्स। ज़रा एक आप खास ध्यान इस पे दीजिए, अक्सर हम लोग इस चीज़ में गलती करते हैं उच्चारण को लेके कि YEAR, इसका उच्चारण कौन सा सही है, या दीर्घ ई, हीयर या ईयर। तो लोग नहीं बोल पाते जल्दी, या में दीर्घ ई लगा के बोलना मुश्किल होता है तो ये बोल देते हैं, जबकि ये गलत है, ये इसका उच्चारण सही है। अगर आप ये उच्चारण कर रहे तो आप गलती कर सकते हैं आर्टिकल लगाने में, ईयर में आर्टिकल ए लगेगा कि एन लगेगा। तो अगर आप ये उच्चारण करेंगे तो एन लगा देंगे, जबकि इसमें लगना चाहिए ए, क्योंकि इसका सही उच्चारण है य से, यानी कॉन्सोनेंट से, वॉवेल से नहीं, कॉन्सोनेंट से। और ये ईयर का सही जो है सो आपका वर्ड है, इसके लिए EAR, तो इसमें क्या लगेगा, ए या एन, तो इसमें एन लगेगा, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा तो एन लगेगा इसमें। अब है कि ये तो था वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स के बारे में, यानी लेटर्स के बारे में। अगर हम लेटर्स को कंबाइन करेंगे, एक साथ कई लेटर्स को रखेंगे और उनका एक मीनिंग आएगा, तब वो क्या कहे जाएंगे, तब है वर्ड, शब्द। तो शब्द आखिर क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स का समूह दैट गिव ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग, जिसका एक कंप्लीट सेंस आए, मीनिंग आए, इज कॉल्ड वर्ड, वही शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो 2 चीज होना चाहिए कि लेटर्स का समूह हो और उसका सेंस या मीनिंग आ रहा हो, लेटर्स का ग्रुप हो और उसका सेंस या मीनिंग आ रहा हो। सेंस पे जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में SENSE है, यहाँ पे आप CE लगा के गलती कर सकते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, सेंस से बनता है सेंसिटिव, सेंसिबल, सेंसुअस, समझ में आ रहा है, सेंसुअस, सेंसिबल, सेंसिटिव, ये सब में क्या आ रहा है, बीच में S आ रहा है, C नहीं। तो सेंस और टेंस दोनों में लास्ट में SE होता है, सेंस और टेंस दोनों में लास्ट में SE होता है। स्पेलिंग का भी खास ध्यान रखना है, हर एक एग्जामिनेशन में 5 नंबर, 5 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग मिस्टेक का रहेगा, जो कि बोनस बन जाता है अगर आपका स्पेलिंग पे कमांड अच्छा है तो। और वो कोई अलग से क्लास नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपको बस अटेंटिवली पढ़ाई करना होगा, स्पेलिंग पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो याद रखना है, इन इंग्लिश देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ वर्ड दैट इज मीनिंगफुल, इफ देयर इज नो मीनिंग देन देयर इज नो वर्ड। हिंदी में थोड़ा अलग होता है, हिंदी में 2 तरह के शब्द हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, यानी एक सही अर्थ देने वाला शब्द, एक गलत अर्थ यानी बिना अर्थ वाला ही शब्द।
जैसे आप बोल चाल में कह देते हैं मकान वकान देखे कि नहीं, तो मकान सार्थक है, वकान निरर्थक है, ये हिंदी में चलता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सार्थक होगा, अर्थ वाला होगा, मीनिंगफुल होगा। तो जरा चेक करते हैं। GO गो, इसका मतलब होता है जाना, तो ये शब्द है। PNS कोई मीनिंग नहीं है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन मीनिंग नहीं है, तो वर्ड नहीं है। आई में ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है लेकिन इसका मीनिंग आता है, ये अर्थ देता है मैं। आई का मीनिंग है। ज्यादा जोर इस बात पे देना है कि अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। तो अगर मीनिंग है तो फिर शब्द कहलाएगा, भले ही वो सिंगल लेटर ही क्यों ना हो। तो ये शब्द है। एन, इसका मीनिंग है, एन मतलब एक, इसका मीनिंग है, तो ये भी शब्द है, वर्ड है। नाइट, ये भी शब्द है। XGO कोई मीनिंग नहीं है, शब्द नहीं है वो। प्ले शब्द है, इसका मीनिंग है खेलना। WRSG आप इसको बोल भी नहीं सकते एक शब्द की तरह, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, शब्द नहीं है। ए इसका मीनिंग है। अगर इसको आप आर्टिकल चैप्टर में देखते हैं ए, तो इसका मीनिंग है एक, यानी कि अगर आर्टिकल की तरह इसका प्रयोग किया जाए तो ये शब्द कहलाएगा। नो, ये भी शब्द है। यस, ये भी शब्द है। कम, ये भी शब्द है। तो शब्द होने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं तो शब्द नहीं। अब चलिए ध्यान देते हैं फ्रेज। ये जो फ्रेज है ये कभी कोई टीचर नहीं पढ़ाते जनरली। वर्ड के बाद सीधे सेंटेंस पढ़ा देते हैं। सीधे सेंटेंस पढ़ाने से क्या होता है कि जब वो बाद में फ्रेज या क्लाउजेज जैसे शब्द सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है। वो वर्ड और सेंटेंस के बीच में ये दो चीज को छोड़ दिए, नहीं समझ आ पाए या फिर बता नहीं पाए या जो भी कारण हो। लेकिन फ्रेज और क्लाउज का इस्तेमाल धड़ल्ले आप करते हैं, कई बार इसको आप सुनते हैं। तो फ्रेज आखिर होता क्या है, फ्रेज किसको कहते हैं? तो फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक समूह है, शब्दों का समूह है। दैट गिव एन इनकम्प्लीट सेंस, यानी इसमें खास ध्यान रखना है कि इसका जो सेंस है, जो अर्थ है, वो अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस में वो शब्दों का समूह जिसका अर्थ पूरा नहीं है, अर्थ अधूरा है, वही कहलाएगा फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं पदबंध। पद शब्द, अगर आप व्याकरण, हिंदी व्याकरण जानते हैं तो शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो शब्द को पद कहा जाता है, यानी कि शब्द के ऊपर जब व्याकरण का नियम लगता है तो वो पद कहलाता है। जब कई पदों को एक साथ बांधा जाता है, यानी कई शब्दों को एक साथ रखा जाता है, तो उसे ही पदबंध कहते हैं। यानी एक से ज्यादा शब्द एक साथ अगर आ रहे हैं और उनका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, अर्थ इनकम्प्लीट आ रहा, तो उसी को फ्रेज कहेंगे, पदबंध कहेंगे। अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई शैल प्ले इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। यहाँ पे है इन द इवनिंग, कि इन द इवनिंग कितने शब्द है इसमें? इन द इवनिंग में 3 शब्द हैं, इन द और इवनिंग, और ये एक साथ यूज हुआ है। इन द इवनिंग एक साथ काम कर रहा, आई शैल प्ले और इन द इवनिंग अलग काम कर रहा है। तो इसमें एक से ज्यादा शब्द हैं और इनका अर्थ, अगर हम किसी को कहते हैं इन द इवनिंग, क्या कुछ समझ पाया? वो सिर्फ इतना समझ में आया शाम में, क्या शाम में, क्लियर नहीं है। तो ये इन द इवनिंग इनकम्प्लीट है, ये खुद में अधूरा है, इसका पूरा अर्थ नहीं है, तो ये यहाँ पे कहलाएगा फ्रेज। पुट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन द टेबल ये कहलाएगा फ्रेज। पुट ऑन द टेबल, हम सिर्फ ऑन द टेबल की अगर बात करेंगे तो ये फ्रेज कहलाएगा। तो इन द कॉर्नर, एट नाइट, एट नाइट कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ एट नाइट कहने से, ऑन ब्लैक बोर्ड, ऑन व्हाइट बोर्ड, क्या कुछ क्लियर हुआ? नहीं। तो ऑन बोर्ड कहने से, इन द कॉर्नर कहने से, एट नाइट कहने से, इन द इवनिंग कहने से कुछ सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन एक से ज्यादा शब्द है इसमें और ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा, इसी को फ्रेज कहेंगे। अब है कि फ्रेज और क्लाउज में क्या अंतर है, फ्रेज और क्लाउज में क्या अंतर है और ये सेंटेंस से अलग कैसे होता है? तो फ्रेज का मतलब एक बार फिर से समझते हैं। सेंटेंस में, एक वाक्य में शब्दों का वो समूह जो अपना अर्थ अपूर्ण रखता है, अर्थ पूरा नहीं दे पाता है, जैसे इन द इवनिंग, यही फ्रेज कहलाता है। तो चलिए अब एक बार आगे बढ़ा जाए और फ्रेज के बाद क्लाउज को समझा जाए। क्लाउज को समझा जाए कि क्लाउज किसको कहते हैं। तो एक बार बोर्ड को अच्छे से पूरा देख लीजिए, नोट्स बनाना होते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आखिर क्लाउज किसको कहेंगे? फ्रेज और क्लाउज में क्या डिफरेंस होगा? सेंटेंस फ्रेज क्लाउज से अलग कैसे होगा? तो क्लाउज आखिर समझते हैं क्या है क्लाउज। तो क्लाउज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं और इसका डेफिनेशन है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ग्रुप, ये भी वर्ड्स का ग्रुप है, समूह है शब्दों का, दैट गिव कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता हो। तो यहाँ पे एक अंतर है कि ये कंप्लीट सेंस देगा, जबकि फ्रेज में क्या था, वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा था।
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस, ये चीज कॉमन है कि ये भी सेंटेंस में होगा, यानी सेंटेंस का ही हिस्सा होगा, इज कॉल्ड क्लाउज। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूरा हो और जो किसी वाक्य का हिस्सा हो वो क्लाउज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि माई ब्रदर इज प्लेइंग, माई ब्रदर इज प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा है, अर्थ क्या है, पूरा है, और ये एक सेंटेंस का हिस्सा है, पूरा ये सेंटेंस है, यहां तक इसका एक टुकड़ा है, तो ये अर्थ पूरा दे रहा, शब्दों का समूह है, एक बहुत बड़े सेंटेंस का हिस्सा भी है, तो ये क्या कहलाएगा, माई ब्रदर इज प्लेइंग, ये कहलाएगा क्लाउज। एक और क्लाउज इसमें है, आई एम रीडिंग, ये भी क्लाउज है। तो क्लाउज को ही जोड़ के यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया गया है। तो जब कई क्लाउजेस को जोड़ा जाता है तो उससे जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के टाइप्स में डिस्कस किया जाएगा। तो माई ब्रदर इज प्लेइंग बट आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे दो क्लाउज है, माई ब्रदर इज प्लेइंग पहला क्लाउज, दूसरा आई एम रीडिंग। नीचे सी हैज रिटन अ नॉवेल, ये क्लाउज है क्योंकि एक बड़े सेंटेंस का ये हिस्सा है। तो सी हैज रिटन अ नॉवेल, ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि वह एक उपन्यास लिख चुकी है। सी हैज कंपोज लिरिक्स ऑल्सो, वह लिरिक्स भी लिख चुकी है, तो ये भी एक क्लाउज कहलाएगा, ये दूसरा क्लाउज कहलाएगा। दोनों को जोड़ा गया है कंजंक्शन के हेल्प से, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है कि फ्रेज और क्लाउज में एक बार समराइज तरीके से इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्रेज यानी पदबंध, क्लाउज वाक्यांश। तो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये तो सिमिलरिटीज हो गया। ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, फ्रेज भी किसी सेंटेंस का हिस्सा होगा, क्लाउज भी किसी सेंटेंस का हिस्सा होगा। ये समानता है दोनों में कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। फ्रेज भी किसी सेंटेंस का हिस्सा होगा, क्लाउज भी किसी सेंटेंस का हिस्सा होगा। गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, लेकिन ये अंतर है कि फ्रेज का अर्थ पूरा नहीं होता है जबकि क्लाउज का अर्थ पूरा होता है। फ्रेज इनकम्प्लीट सेंस देता है जबकि क्लाउज कंप्लीट सेंस देता है। तो कल के क्लास में डे 2 में मैं सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, यानी कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ड को, फ्रेज को, क्लाउज को, जो कि मैंने आज बताया है, लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लाउज। तो ये चारों पहचानना कल आपको जो है सो दिखाना होगा कि आप समझ पाए हैं कि नहीं। और उसके बाद डे 2 में कल के क्लास में सेंटेंस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सेंटेंस के कई प्रकार हैं अलग अलग बेसिस पे, तो उसको कल के क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये जरूर बताना है कि आपको ये मेरा जो वर्क है ये कैसा लगा। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर कंटेंट दे सकूँ, बेहतर तरीके से दे सकूँ, और बहुत जल्द मैं पूरा प्रयास में हूँ कि लाइव क्लास के जरिए मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी शुरू कर सकूँ, क्योंकि पता नहीं कब तक क्लासेस जो है ऑफलाइन वाली बंद रहेगी, तब तक हम लोग जुड़े रहेंगे ऑनलाइन के जरिए ही, यूट्यूब के जरिए ही। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ये तो करना बनता है क्योंकि आखिर आप मेरे मेहनत के बदले में यही दे सकते हैं फ़िलहाल। और जल्द से मेरा सब्सक्राइबर 1000 प्लस हो जाए, इसके लिए आप वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। अगर मुझे दिखता है कि आपने मेरे वीडियो को शेयर किया है तो मैं फिर आपको याद रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जब भी मैं आपसे मिलूँ हर बार आपसे मैं अच्छा किसी टॉपिक पे सलाह मशवरा करूँ। तो बी फ्रेंडली विद मी, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू। माई सेल्फ सोहन झा, डायरेक्टर ऑफ अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप समस्तीपुर एंड इंग्लिश एक्सप्रेस सरंजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।